तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो टिकट ना मिले हमें रहना मुख्तियार के साथ है। गांव जो कमालियों के हैं उन सब ने ही ऐसा मन बना लिया था कि अब की बार हमें मुख्तियार के साथ रहना। तो इन 12 गांवों में तो ज्यादातर वोट मुख्तियार जी को इन लोगों ने दिया है। जाहिदा से तो ये कोई खास कभी खुश नहीं रहे हैं। उसका राजाशाही और जो उनका एक डिक्टेटरशिप जो उनका रवैया रहा है उससे लोग इसको पसंद तो कभी नहीं करते थे। ऐसे थोड़ी कि कोई मैं नोकछम जी से दूर हूँ, दूर नहीं हूँ। जाहिदा भी एक बार यहाँ आई थी तो जाहिदा को भी चाय पिलाई और नोकछम जी को भी चाय पिलाई। दोनों 55 और 45 में ये रहेंगे तो 1,18,000 वोटों में से तो ये जब वोट रह जाती है किसी के पास 65,000, किसी के पास 55,000 और नोकछम जी को मेरे को ऐसा लगता है कि उनके पास लगभग 78 से और 82,000 वोट हैं जो अब की बार हिंदू ने एक मत होके वोट दिया है और साइलेंट होके वोट दिया है। अब की बार झंडी कहीं नहीं लगाना, नारे कहीं नहीं देना। तो उनको ऐसा लगा हिंदुओं को कि अब की बार हमारी सीट क्लियर है, ये मौका है। कुछ लोगों का तो नारा था, ऐसा भी था कि ऊपर मुख्तियार, ऊपर करतार और नीचे मुख्तियार। तो वो लोग धीरे धीरे ये समझ चुके थे कि मेव जो जाती है, बाहुल्य जो जाती है, मेव ज्यादा वोटर से है यहाँ, तो वो 2 खेमों में बट गया। तो पढ़े लिखे लोग हैं तो उन लोगों ने एक मत होकर नोकछम जी को वोट दिया। तो मैं मानता हूँ कि ये चुनाव तो नोकछम जी जीतेंगे। तो इनका कोई ड्राइवर है जमशेद नाम का, वो बोलता था मानता हूँ नाराजगी है, बड़े गर्व के साथ कहता था, लेकिन उस चेहरे को तो बताइए जो हमारे सामने चुनाव लड़ेगा। और ये कहता था कि साहब कांग्रेस को वो वोट डालते हैं, हम टिकट ले आएंगे, सारी दुनिया की नाराजगी दूर हो जाएगी और हमें वोट डाल देंगे। तो इनकी जो कार्यशैली थी वो ये थी, इनकी थिंकिंग ये थी कि मेव जाति कांग्रेस के टिकट को छोड़कर नहीं जा सकती। हम चाहे कितनी भी लूट कर लें, भ्रष्टाचार कर लें, लोगों को लुटवा लें, तो ये इसकी जो थिंकिंग थी कि ये जाएंगे कहाँ, ये लोगों से मोहब्बत नहीं कर पाई और लोग अंदर से बिल्कुल जड़े हुए थे, इंतजार कर रहे थे समय का और उन लोगों ने दिखाया। मैं ये मानता हूँ बड़ी शर्म की बात है, 40,000 से जीतने वाला आदमी और आज उसकी कौम उसकी बगावत करती है, तो उसमें कौम का कसूर नहीं है, कसूर इसके कार्यकाल का, इसका स्वभाव का है, इसका जो भी कार्यशैली रही है उसका कसूर है। मेवों का कसूर मैं आज भी नहीं मानता। हालांकि आपके चैनल से लोग सुनेंगे भी, वो कहेंगे जो कांग्रेसी हैं वो थोड़ा सा इस पर टिप्पणी भी करेंगे, लेकिन मैं इतना बता दूं, जो आदमी इसके साथ है, जो इसके साथ नारा दे रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हमको ये फोन करके कह रहा है कि भाई नुमान भाई और कोशिश कर, और कोशिश कर, अंत तक कोशिश कर और इस भ्रष्टाचार को, इसका मांस उखाड़ के फेंक। हमें ही पता है हमारे साथ ये क्या कर रही है, क्या जरूरत थी। आप ये बताओ मेरे को, कामा विधानसभा में ये कहते हैं 36 बिरादरी के हम लीडर हैं, तो क्या 36 बिरादरी में गुजर भी आते हैं, पंडित भी आते हैं, लोधे भी आते हैं, जैन भी आते हैं। तो 36 बिरादरी का अगर ये लीडर है तो 36 बिरादरी में दोनों जो प्रधान की जो सीट है कामा और पहाड़ी की, तो किसी और को बैठा देती। आज किसी गुजर को बैठा देती, आज गुजर कौम इसके साथ खड़ी नहीं मिलती कि भाई हमको इसने प्रधान बनाया। तो दोनों प्रधान इसने जब बैठा दिए तो 36 बिरादरी का नाम लिया ही क्यों जाता है, एक ही बिरादरी है, वो है इसका परिवार। तो दोनों प्रधानों का भी इफेक्ट पड़ा है, लोग अंदर से फूके हुए थे कि भाई प्रधानी की दोनों सीट इसने ले ली। और फिर जहां सवाल है नरेगा सरपंच के अधीन चलती है ग्राम पंचायतों में। नरेगा तो छोटा सा काम है जो मजदूर लोग, गरीब लोगों को दिया जाता है। मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ 4 साल मेरे को बने हो गए, आज तक मैं नरेगा नहीं चला पाया। इसके लोग यहाँ से जाते हैं, कोई इफ्फा नाम का लड़का पंचायत समिति में बैठता है, वो मस्ट्रोल जारी करता है। तो मस्ट्रोल जो जारी होती है वो इस तरह होती है कि खूंटी कलट की रहती है मस्ट्रोल। तो ये हकीकत में आरोप नहीं लगा रहा, तो उसमें कुछ तो वो इफ्फा का हो जाता है, कुछ जो यहाँ जो भी इनके आदमी है वो उन पैसों को बटा लेते। तो जो आदमी नरेगा की मस्ट्रोल सरपंच तक पहुंच गया, इससे ज्यादा क्या गिर सकता है। ये सरपंच बागी क्यों हुए? अगर आप जनता ने सरपंच को बनाया तो सरपंच से बड़ी आस करती है जनता, बिल्कुल। तो सरपंचों का जो वजूद है, सरपंच की जो ताकत है, वो इसने खत्म कर दी। इलाके में ये मैसेज दे दिया इसने कि सरपंच कोई चीज नहीं है और सरपंच है भी नहीं। अगर किसी ने खत्म किया है वो जाहिदा ने किया और उसके आदमियों ने किया। हो सकता है जाहिदा जी को ये पता ना हो, लेकिन जो उसके परिवार के लोग हैं जो बैठे हुए हैं जगह जगह, उन लोगों ने काफी हद तक सरपंच की गरिमा को खत्म कर दिया। सरपंच को खत्म कर दिया, सरपंच इसलिए इससे भागे। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं और मैं आपको बता दूं आज हमारे साथ वो मेहमान हैं जो इस इलाके में एक जाने पहचाने चेहरे हैं और अपने आप में बड़ा पद भी रखते हैं। वैसे तो मैं आपको बता दूं कैथवाड़ा के अभी वो वर्तमान समय में वो सरपंच है,
लेकिन एक सरपंच होने के साथ साथ वो कैथवाड़ा इलाके के और कामा इलाके के एक मुख्य आदमी भी हैं, मौजूदा आदमी हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि देखो राजनीतिक जो बातें हैं उनमें ऐसे मुख्य लोगों से जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर उनका जो रुझान है, उनका ना सही उनके इलाके का जो रुझान है किसकी ओर रहा है, आखिर वो क्या चाहते हैं और क्या उन्होंने चाहा है। क्योंकि देखिए जो मतदान था वो 25 नवंबर को हो चुका है, रिजल्ट अगले 3 दिन में आने वाला है। लेकिन उससे पहले क्या वो सोचते हैं, किस तरह के आंकड़े और एग्जिट पोल उनके सामने हैं, क्या उनके दिल की बातें कहती हैं कि आखिर कहाँ कौन नेता कितने वोट जो है वो ले पाएगा। क्योंकि टोटल वोट कास्ट जो हुआ है वो 2,06,000 कुछ वोट जो है वो डाले गए हैं, उसमें से कितना कितना वो आंकड़े लगा के बैठे हैं, किसको जिता के बैठे हैं, क्या मन है, वो सारी बातें करेंगे। चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे साथ। आपका भी स्वागत है ग्राम कैथवाड़ा में मेरे घर पर पधारने का। जी, आज हम चाय पे ये चर्चा करने वाले हैं साहब, वोट जो है आपकी पंचायत का वो सबसे ज्यादा किसकी ओर रहा है? कैथवाड़ा ग्राम पंचायत में लगभग पिछले महीने में यानी 4 अक्टूबर को यहाँ एक पंचायत हुई थी मुख्तियार को लेकर। तो पता नहीं क्यों इस गांव का जो बहुसंख्यक लोग हैं वो इकट्ठे हुए और मुख्तियार जी को इन्होंने लगभग 1.5 महीने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। और एक गांव में पंचायत हुई कि भाई अब की बार हमें एक कोई नया चेहरा लाना है, हमारे गांव में इसने विकास नहीं कराया। और कई बार सच्चाई ये है कि बड़ी पंचायत है इस कामा विधानसभा की, उन्होंने यहाँ कुछ कराया भी नहीं है। तो उसमें ये तय हुआ था कि अब की बार हम मुख्तियार जी के लिए काम करेंगे। और जैसे ही दिल्ली तक टिकट के लिए भाग दौड़ रही तो इस गांव के लोग तो दिल्ली तक भी काफी मेहनत करी और रुके भी हैं वहां पर और लगभग संघर्ष किया। आईसीसी जो दफ्तर है उसका कांग्रेस का, लेकिन उसको टिकट नहीं मिल पाया। फिर इस गांव ने यह तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो टिकट ना मिले हमें रहना मुख्तियार के साथ है। तो मेरी ग्राम पंचायत में मानता हूँ 60 से और 65% जो वोट है वो ग्राम कैथवाड़ा की पंचायत में तो मुख्तियार जी को दिया है। और जहां सवाल है जाहिदा जी का, जाहिदा जी इन लोगों ने पता नहीं ऐसा, हालांकि वोट तो सदा कांग्रेस के ही रहे हैं, पूरा मेवात कांग्रेस। ये 12 गांव है हमारे कमाड़ियों के, जिसमें धर्मशाला है, कैथवाड़ा है, इधर माची है, नीमला है, खोर्रा है और कई गांव जो नाम नहीं गिना सकता। तो 12 गांव जो कमाड़ियों के हैं उन सब ने ही ऐसा मन बना लिया था कि अब की बार हमें मुख्तियार के साथ रहना। तो इन 12 गांवों में तो ज्यादातर वोट मुख्तियार जी को इन लोगों ने दिया है। और मेरे गांव से 60 और 65% के बीच मुख्तियार जी को वोट गया है। अच्छा, यानी कि आपका लगभग 65% जो है वो मतदान मुख्तियार की ओर है। बिल्कुल फाइनल, क्योंकि इतना तो अभ्यास है कि मैं यहाँ से 3 चुनाव लड़ा हूँ। तीनों चुनाव सन 2010 और 15 राजस्थान का, सन 2010 सरपंच के चुनाव, 15 का और 20 का मैंने रेगुलर यहाँ से जीते हैं। तो लोगों की इतनी भावना तो मैं भी समझता हूँ कि क्या वोटिंग कर रहे हैं कि हल्ला ही कर रहे हैं। तो लोगों ने बिल्कुल 60 से 65% के बीच यहाँ मतदान जो किया है मुख्तियार जी के लिए किया। और जायदा के लिए अब जाहिदा का यहाँ 65 मेव वोटों की बात कर रहा हूँ मैं। हिंदूज वोट तो यहाँ का सदा से, आज से नहीं सदा से, यह गांव 2 खेमों में बढ़ता है। मेव बढ़ता है यहाँ बीजेपी कांग्रेस को और हिंदूज देता है यहाँ वोट बीजेपी को। जी आप बिल्कुल। तो यहाँ पर जो 65% से लेकर जो 35% बता वो जाहिदा का वोट। आपने कहा कि यहाँ का जो हिंदू वोटर है वो बीजेपी का होता है, हाँ, लेकिन BJP। आप 2003 से, आपने पिछले इंटरव्यू में बताया कि 2003 से मैं पार्टी के साथ रहा हूँ और पार्टी के साथ ही मैंने हमेशा काम ये किया, बात उसके सही लिए है। मतदान किया। मैं सन 2003 में भी बीजेपी के लिए काम किया था, जो हमने चुनाव जीता। 8 का हमने काम किया था नसरू जी के साथ, वो हमने हारा। और सन 2013 में हमने जगत जी के लिए काम किया था, वो जीते। 18 में मैं जवाहर जी के साथ रहा था, जबकि उस टाइम तो ये बिल्कुल क्लियर था मैं कि अब की बार शायद यानी जवाहर नहीं जीत पाएगा। तो फिर भी मैं अपनी बात पे अडिट रहा और पार्टी के साथ रहा। मैंने पार्टी से जिला पार्षद का चुनाव भी लड़ा है, तो मैं बीजेपी का ही काम करता हूं। लेकिन अब की बार जब ये कैथवाड़ा जिस तरह से बाहुल्य, जिस तरह से मेरे गांव का वोट, मेरे को लगा कि मुख्तियार जी के तो गांव की बुराई ना लेते हुए मैं फिर गांव के साथ रहा और मुख्तियार जी के साथ रहा। अक्सर कर ये देखा जाता है कि आप जाहिदा के विपक्ष के खेमे में हमेशा रहे हैं जी। अब उसमें से आपने मुख्तियार को चुना, बीजेपी को छोड़ने के बाद आपने मुख्तियार को क्यों चुना? देखो सवाल जहां ये है कि साहब
मैं गांव की जो इच्छा थी, गांव क्योंकि वोट हमें तो गांव देता है। देखिए आपसे पहले आपने बताया कि यहाँ जो वोट कास्ट होता है वो दो पार्टियों के नाम पे होता है, बीजेपी और कांग्रेस। अमूमन जो पहले यहाँ वोट गया है वो आपने बताया कि जैसे कि कांग्रेस के खाते में जाता है अमूमन वोट, तो फिर भी अब की बार आपने जिस तरह अभी बताया कि आपने मुख्तियार को चुना है और मुख्तियार के साथ रहे हैं, लेकिन यहाँ ये भी तो चीज है कि पहले भी तो वो लोग कांग्रेस पार्टी को तवज्जो देते आए हैं। हाँ, तो वो सवाल ये है कि पहले लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। ग्राम कैथवड़ आया इर्द गिर्द के लोगों में, मेयों के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। अब की बार लोगों को लगा कि जो मुख्तियार है वो अब की बार बाजी लगा सकता है, तो विकल्प के तौर पर लोगों को लगा कि जाहिदा से तो ये कोई खास कभी खुश नहीं रहे, क्योंकि वो जो एक नेता का काम होता है अपनी नेता, क्योंकि नेता ही जनता ही नेता चुनती है और जनता का ख्याल बंदे को रखना भी चाहिए, और अब मजबूरी अगर कोई है तो अपनी जनता को बतानी चाहिए। लेकिन उसका राजाशाही और जो उनका एक डिक्टेटरशिप जो उनका रवैया रहा है, उससे लोग इसको पसंद तो कभी नहीं करते थे। तो विकल्प नहीं था, तो अब की बार लोगों को लगा कि मुख्तियार जीत रहा है और विकल्प हमें मिल गया, तो विकल्प की तरफ लोग निकल गए। अच्छा, एक जगह ये देखने में आया कि आपकी जो बेटी हैं वो नौक्षम चौधरी के प्रोग्राम में वहाँ मंच साझा करती हैं, एक और आप हैं जो वहाँ साझा कर रहे हैं, मुख्तियार के साथ हमेशा खड़े रहे, एक मंच पे खड़े रहे। 4 अक्टूबर के बाद आप अगर किसी मंच पे नजर आए तो वो मुख्तियार के साथ नजर आए। आखिर ये किस तरह की राजनीति जनता नहीं, सब समाचार। जहाँ तक सवाल है कि मेरी बेटी जो सरपंच है वो पुन्हाना कस्बे में ब्याही है, और नौक्षम जी का और जो उनकी ससुराल है उनका आपस में भाईचारा भी है और उनके पड़ोस है। तो मेरी बेटी वहाँ से सीधी नौक्षम के साथ यहाँ आई थी, और उन्होंने नौक्षम जी के लिए अपील भी करी थी गांव में, और वोट भी दिलाई है उन लोगों ने। मेरे बेटे ने भी वोट दिलाई है, ऐसी बात नहीं है। तो ऐसे थोड़ी कि कोई मैं नौक्षम जी से दूर हूँ, दूर नहीं हूँ, उनके लिए भी हाँ कहीं ना कहीं एज ए सरपंच जहाँ सम्मान की बात आती है तो जो भी कोई कैंडिडेट आता है उसका सम्मान करना तो हमारा फर्ज है। जाहिदा भी एक बार यहाँ आई थी, तो जाहिदा को भी चाय पिलाई और नौक्षम जी को भी चाय पिलाई। तो वो तो इंसानियत बतौर, अगर कोई कैथवाड़ा में कोई कैंडिडेट्स आता है तो हमारा थोड़ा फर्ज बनता है कि उन लोगों को सम्मान में जितना भी हो सके मंच पे हम उनका स्वागत तो कम से कम यहाँ करें। अच्छा सरपंच साहब, ये बताइए कि अब की बार विधायक कौन बनेगा, क्या लगता है? देखो, मेरे को ऐसा लगता है कि 1,15,000 वोट मोमडन्स वोट है और 84,000 वोट हिंदूज वोट अब की बार डला है। तो 1,15,000 में इसलिए कह रहा हूँ, वोट तो डला है 1,24,000-25,000, लेकिन मैं मानता हूँ कि लगभग 6-7 हजार वोट खराब हो जाते हैं, हमेशा हमने देखा है, और ज्यादातर मेव वोट ही खराब होते हैं। तो मैं ऐसा मान रहा हूँ कि 1,18,000 के लगभग वोट है, और वो दो खेमों में डिवाइड हो गया। यानी मुख्तियार जो है इतना क्रॉस शायद नहीं कर पाया। इन मेव कैंडिडेट्सों में कोई भी आदमी अगर 20% पे रहता तो शायद यहाँ से जीत पाते। दोनों 55 और 45 में दोनों का जो रेशो है, जो मेरी जानकारी, मैं नहीं कह रहा कि अनुभव के आधार पर दोनों 55 और 45 में ये रहेंगे, तो 1,18,000 वोटों में से तो ये जब वोट रह जाती है किसी के पास 65,000, किसी के पास 55,000, और नौक्षम जी को मेरे को ऐसा लगता है कि उनके पास लगभग 78 से और 82,000 वोट हैं, जो अब की बार हिंदू ने एक मत होकर वोट दिया है और साइलेंट होकर वोट दिया है। अब की बार झंडी कहीं नहीं लगाना, नारे कहीं नहीं देना, तो उनको ऐसा लगा हिंदुओं को कि अब की बार हमारी सीट क्लियर है, ये मौका है। कुछ लोगों का तो नारा था, ऐसा भी था कि ऊपर मुख्तियार, ऊपर करतार और नीचे मुख्तियार। तो वो लोग धीरे धीरे ये समझ चुके थे कि मेव जो जाती है, बाहुल्य जो जाती है, मेव ज्यादा वोटर्स हैं यहाँ, तो वो दो खेमों में बट गया। तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उन लोगों ने एक मत होकर नौक्षम जी को वोट दिया। तो मैं मानता हूँ कि ये चुनाव तो नौक्षम जी जीतेंगे। सरपंच साहब, ये बताइए कि जायदा का जो हार का कारण है वो क्या है? जाहिदा का हार का कारण साहब, जाहिदा की अगर हम बात करें तो सन 2008 का जो चुनाव हुआ था, तो सन 2007 में चौधरी तैयब हुसैन का इंतकाल हो गया था। तो जैसे ही सन 2008 आया, वो चुनाव से लगभग, मेरे को याद तो है नहीं कन्फर्म, लेकिन 6-4 महीने पहले वो इंतकाल हुआ था। तो लोगों की सिंपैथी थी, चौधरी तैयब हुसैन एक जाना माना चेहरा तो था ही मेवात का। तो जैसे उसकी बेटी को टिकट मिला तो लोगों ने चौधरी तैयब हुसैन की
इंतकाल जैसे हुआ, मोहब्बत तो थी और लोगों ने उसकी आन बान को जिंदा रखते हुए और मेव जाति ने वोट सन 2008 में इसको दिया, ये चुनाव जीत गई। तो सन 2008 से और सन 2013 तक जो कार्यकाल रहा वो उस टाइम भी कोई खास कवर नहीं कर पाई, लोगों को सेवा नहीं कर पाई, ये मोहब्बत ना दे पाई, लोगों को अपना ना पाई। तो लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया सन 2013 में। फिर 13 के बाद जो जगत सिंह जब चुनाव जीता तो जगत सिंह इस कामा विधानसभा में समय नहीं दे पाया, वो बड़ा था या वो उसका यहाँ हित नहीं था, उसने इस कामा को छोड़ दिया था, कामा की जन को उसने यहाँ छोड़ दिया था। उसने लगभग वो 13 में जीता, 15 में ये मन बना लिया था कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उसने लोगों को उससे मिलना जुलना बंद कर दिया और यहाँ पर आना जाना उसका नहीं रहा। तो लोगों को ऐसा लगा कि हम ठगे गए हैं और सब लोग उससे नाराज हो गए। फिर जैसे ही वो सन 2018 आया तो लोगों ने फिर पुनः दोबारा से जगत सिंह का जो कार्यकाल है उसके आधार पर, थोड़ा गलत आधार पर कह लो, या मिलना या लोगों से रूबरू ना होना, उसका लोगों ने बदला लिया और सन 2018 में ये 18,000 यानी 40,000 वोटों से जीत गई। तो 40,000 जब वोटों से जीतती तो इसको लगा मेरे मुकाबले कोई है ही नहीं। 3 महीने पहले की लोग बात करते हैं, 3 महीने पहले लोग इससे कहते थे कि साहब अब की बार इलाके में नाराजगी है। सरपंचों को तो आपको मैं एक बात बता दूं, जो सन 2020 में सरपंच बने हैं उनकी इमेज, उनका वजन, सरपंच पद की गरिमा को अगर किसी ने खत्म किया है वो जाहिदा ने किया, उसके आदमियों ने किया। हो सकता है जाहिदा जी को ये पता ना हो, लेकिन जो उसके परिवार के लोग हैं जो बैठे हुए हैं जगह जगह, उन लोगों ने काफी हद तक सरपंच की गरिमा को खत्म कर दिया, सरपंच को खत्म कर दिया। सरपंच इसलिए इससे भागे। अच्छा सरपंच साहब ये बताइए कि जायदा आपकी बात कितना वोट ले रही है? जो 40-42 हजार से जीतने वाली महिला, वो भी राज्य में पहली महिला है मुस्लिम। तो आप ये माने 40,000 से प्लस हुई थी और अब की बार ये 50,000 वोट लेती है और वोट डला है 124। और अगर ये मतलब सीधा बात है कि अगर ये नौक्षम जी से 20,000 के लगभग अगर हारती है और उससे पीछे यानी 30,000 40,000 तो मार्जिन खत्म, और 20,000 से इसकी हार तो कितना माइनस हो गया? 40-60 हजार वोट इससे बाकी हो गए, सीधी बात है। तीसरे नंबर की है दूसरे? देखो तीसरे नंबर का जहाँ सवाल है साहब, मैं ये मानता हूँ ये लगभग रहेंगे और एक दूसरे को क्रॉस, मेरे को ऐसा लगता है लड़का ही दूसरे नंबर पे आएगा। लेकिन फिर इन लोगों ने सुनने में आया कि जो लास्ट टाइम के 2 दिन थे इन्होंने पैसा अपनी शान बचाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। लोग रिटर्न तो हुए हैं 10%, लेकिन फिर भी ये इतने पीछे थी कि शायद ये तीसरे नंबर पाएगी, बाकी तो सब अनुमान ही तो हैं। और जहाँ सवाल एक बात बताओ आप, ये समाज है, मेरे को आपको एक चेहरा बताइए गरीब लोगों में कि भाई किसी गरीब की बेटी की शादी में ये लोग गए हों, वहाँ इन्होंने अपनी जेब से किसी गरीब को, किसी विकलांग को उसमें कन्यादान दिया हो, किसी मदरसे में इन लोगों ने पैसे दिए हों। जो जाति की बात करते हैं भाई मुसलमान, किसी मदरसे में पैसा दिया हो, कोई मस्जिद में पैसा दिया हो, और किसी कहीं इन लोगों ने मस्जिद में या मंदिर में कहीं प्याऊ लगा दी हो, यानी सामाजिक लेवल पर कोई काम इन्होंने किया हो। और सरपंचों को जब ये इसकी बेटी की शादी हुई थी तो क्या इस पर इतना पैसा भी नहीं था कि बेटी की शादी अपने घर से कर लेती, और उस शादी को यहाँ करती तो कामा में सारी बिरादरी को यहाँ दावत देती तो सब लोग कुछ ना कुछ खाते, पेट भरते, इसको दुआ देते। वो शादी भी इन लोगों ने वहाँ करी गुड़गांवा, तो गरीब तो वहाँ गुड़गांवा जा ही नहीं सकता, वहाँ पर सरपंच बुलाए थे और सरपंच से सबसे 51 हजार रुपये लिए। आप एक बात बताओ, कन्यादान कोई देता तो कोई देता, मेरा साहब 5,000 लिख लो, मेरा 51,000 लिख लो, मेरा 1,01,000 लिख लो, मेरा 2,000 लिख लो, मेरा 500 लिख लो, ऐसा तो कन्यादान होता है। लेकिन जो ये 51,000 ना प्लस ना माइनस, तो ये तो एक डिमांड सा मेरे को लगता है कि 51,000 की जो दीवार है, तो ये कहीं ना कहीं सबको आदेशित कर दिया गया था सरपंचों को भाई 51,000 आपको देने। तो वो कन्यादान भी साहब बहुत भारी पड़ा है इनको, मेरे को ऐसा लगता है। तो ये तमाम बातें, और फिर देखो कोई भूखा आदमी अगर लोगों को लूटता है तो तुक लगती है कि भाई मेरे को इस राजनीति में नहीं रहना, मेरा दाव लग गया, वो मैं तो अपना पेट भर लेता हूँ, जो कुछ आना आदे। जो लोग चौधरी हैं इस मेवात के, उनको क्या जरूरत है किसी लोग के पैसे लेने की। आज एक औरत जिसको नोटों की माला डलती थी, आज वो कार्यक्रम कराने के लिए लोगों के पैसे से नहोरा खा रही है कि मेरा प्रोग्राम करा दे और पैसे ले जा घर से। तो ये हालात और ये नफरत जो हुई है, मैं ये मानता हूं अगर इसने 100 करोड़ रुपए कमाए
मेरी ऐसी सोच है कि 100 करोड़ कुछ नहीं है इस जलालत के आगे। लोगों का प्यार मिलता वो 100 करोड़ से ज्यादा थे। जो लोगों से प्यार जो इसने खोया है वो मतलब इसने अपना नुकसान किया है। अरे इस दुनिया में रहना क्या है, किसी कोई रहा क्या, चौधरी है क्या यहाँ, चौधरी तैयब, चौधरी यासीन है क्या, और राजा है कि जिन लोगों ने ये लाल किला और ये बनाए हैं वो हैं क्या यहाँ पर। तो रहना इसको भी नहीं है, तो अपनी कौम से इसको एक लोकप्रिय बन के रहना था, ना कि लोगों को लूटना था, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन अब जैसे उसने यहाँ झोली फैलाई और रोई, तो मेरे को ऐसा लगता है कि अब की बार जब ये हारेगी तो ये नेता तो बनेगी, अब दोबारा से अगर आएगी अच्छा। समाज में अब के नेता बन के आएगी। और इसको पता लग गया जनता ही बनाती है और जनता की ताकत है। मैं यहाँ 1200 वोटों से जीता हूँ, मैंने काम नहीं कराया इस गांव में, क्योंकि मेरे को पैसा नहीं दिया इन लोगों ने। पंचायत समिति में इनका प्रधान बैठा है, वहां भी कुछ नहीं होने देते। अगर प्रधान भी नहीं होता तो मैं रास्ता निकालता। तो मेरे को आज ये तो पता कि मैंने मेरी ग्राम पंचायत में काम नहीं कराया तो लोग मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे अगर कुछ करना है या करा सकता हूं तो ही तो मैं लोगों से वोट मांगूंगा। तो इसको तो पता रहना चाहिए कि हालात आज कैसे हैं हमारे इलाके के। हाँ, दूसरा, इसको हराने वाले लोग और भी हैं जो इसके पास उठते बैठते हैं, उन्होंने बताया नहीं था धरातल पे कि हम कमजोर हैं, तो वो सब बस ऐसे ही झूठ, अरे साहब चिंता ना करो वहां सब कुछ है। तो जो इसके वर्कर्स जो ग्राम पंचायतों में बैठे हैं, चाहे वो मेरी ग्राम पंचायत से इसाक सरपंच हो, चाहे आंदवाड़ी से दीना हो, चाहे वो ये मेरी पड़ोस की पंचायत क्या नाम उसका वो पहलवान है तैयब हुसैन हो, उन लोगों ने इनको ये बता के रखा कि साहब हम कोई कमजोर नहीं है। तो लोगों ने मजबूत है। हाँ मजबूत हैं, तो इन लोगों को पता नहीं। और जाहिदा जब भाषण करी तो मेरे को पता, उसकी बातों से ऐसा लगा उसको धरातल पे पता था भी नहीं। चलिए अब मुझे ये बताइए कि अब चुनाव हो चुका है, आप मुख्तियार के मंच पे नजर आए, पार्टी का आप कहते हैं कि मैं पार्टी में था, पार्टी में हूँ या नहीं, इसका जवाब आप मुझे दीजिए कि आप चुनाव के बाद किस पार्टी के साथ नजर आएंगे। देखो साहब, पार्टी का जहाँ सवाल है मेरी सुनो, मैं पहले भी बताया मेरी बेटी जो सरपंच है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ, सरपंच मेरी बेटी इस गांव में, उसने वोट मांगे हैं, लोगों से रिक्वेस्ट करने बीजेपी की गई है, तो ऐसा तो है नहीं वो मेरी बगैर अनुमति की चलेगी। पेच फंसा हुआ था। और जहाँ तक पार्टी का सवाल है, हमने जो हमको लगा है, जहाँ हमारी थोड़ी सी, जहाँ अड़ोस पड़ोस की पंचायत में जो भी हम कर सके पार्टी के लिए, हमने वो फर्ज भी निभाया है। तो ये क्या इस तरह समझ सकते हैं कि आप मुख्तियार के साथ मंच साझा कर रहे थे, बाकी अगर काम किया हो तो पार्टी के लिए किया गया? देखो सच्चाई तो है कि जहाँ सवाल है गांव का, गांव को जो वचन दिया था मुख्तियार के लिए, तो मुख्तियार के लिए काम करा, बाईमानदारी काम करा, वोट दिलाई। लेकिन जब कोई सी पार्टी से आदमी जुड़ा रहता है, हित तो थोड़ा बहुत रहता है, तो उसके लिए मैं बिल्कुल आपको सुन दूंगा, लोग सुनेंगे, बिल्कुल मैं इनकार भी नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं हित मेरा पार्टी में तो है। और जब ये पार्टी के लिए मैं आगे भी काम करता रहूंगा। लेकिन अब के बाद जो पेच गांव में फंसा था, और सीधा ये माने कि फिर कोई रास्ता भी अपनी पार्टी को जिताने का इसके अलावा था नहीं। चलिए देखिए, आप समझ पा रहे हैं सारे इंटरव्यू में जो बातें की गई हैं, इस बातचीत के दौरान बहुत सारी चीजें। कामा विधानसभा में अगर कोई डायरेक्ट फाइट करता है आज की तारीख में, वो सन 2003 तो इसलिए जिन लोगों का सन 2003 में जन्म हुआ था, सन 2023 है, वो लोग आज वोटर्स हैं। आज उनकी उम्र 20 साल होगी, तो 20 साल का जो सन 2003 और 20 का जो अंतर है, इसमें ये 50,000 वोट बढ़े हैं। तो बीजेपी और कांग्रेस डायरेक्ट फाइट में बीजेपी जीतना और कांग्रेस को हराना वो नामुमकिन सा खेल है। केवल यही एक विकल्प था कि मुख्तियार भाई जीतता है तो अच्छी बात है, ना तो फिर हमारी पार्टी का जो रास्ता तय हुआ है वो इस रास्ते के अलावा दूसरा रास्ता बनता ही नहीं। ऐसा तो नहीं जैसे बार बार लोग कह रहे थे कि वो बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के लोग वहां मंच पे। देखो मकसद से तो सीधी बात है, बीजेपी के लोग का जहाँ सवाल है, देखो एक पंथ दो काज वाला मामला है, क्योंकि कांग्रेस को सुलझाने के लिए, कांग्रेस हाँ जी, एक पंथ दो काज। देखो हमारा मुख्तियार भाई जीतता है तो वेलकम, दुआ है उसके लिए। और देखो एक पंथ दो काज, और फिर तीसरा भी है। मेरा मकसद तो पूरा था इस भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ना। जाहिदा को अगर इस मुख्तियार के साथ हम ना लगते तो जाहिदा को हराना डायरेक्ट बीजेपी के लिए यहाँ पर नामुमकिन खेल है, और बिल्कुल नामुमकिन है भी। क्योंकि हमने सन 2013 में जो चुनाव जीता जगत के साथ, हम लगभग 1000 लोगों को मतलब हाथी घोड़ों के साथ लाए थे। और जब सामने जब वोटिंग हुई थी तो उसका परसेंटेज जब हमने देखा तो पता लगे लोग बीजेपी को छोड़कर चले गए और कांग्रेस की साइड में चले गए। तो मैं
यहाँ सीधा विधानसभा का का सीधा चुनाव है, हिंदू वर्सेस मुसलमान। मुसलमान कांग्रेस को वोट करता है, वो बीजेपी को वोट नहीं करता। बड़ी मुश्किल से वोट मिलती है यहाँ पर, उनको ही पता है जो लोग बीजेपी में यहाँ काम करते हैं किस तरह से। तो अब की बार हमको लगा कि पहला मेरा मकसद था जाहिदा को हराना, दूसरा मकसद था, और वो मकसद बगैर मुख्तियार के कंप्लीट हो नहीं रहा था, कोई रास्ता बन नहीं रहा था। तो युद्ध जब साहब होता है तो आपको पता ही है कि जितने जब आदमी अपनी कामयाबी लेता है तो जितने भी शाम दाम दंड भेंट सारे हथकंडे आजमाने होते हैं, और उन पर हमने काम किया, सीधी बात ये है। और हम कामयाब हो भी गए। चलिए हम आपको बताते हैं, आज हमारे साथ जो सरपंच थे तो सारी चीजें आपको निकल के सामने आई। शायद इसी को राजनीति कहते हैं। आपने समझा कि मंच कहाँ है और जनता का मन कहाँ बनाया और कहाँ किसका सपोर्ट किया गया, किसकी सोच रखते हैं, वो सारी चीज यहाँ से आपको समझ में आई होगी। और आगे भी अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं तो इन सारी चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। कभी आप किसी भी चीज को देखते हैं तो इन चीजों को बड़ा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जिस पार्टी के लिए आदमी काम करता है, जिस पार्टी से जुड़ा हो, वो उसकी माँ के बराबर होती है, माँ का समान दर्जा दिया जाता है पार्टी को। ऐसा कुछ बताते हैं राजनेता लोग, क्योंकि ये तो मैं नहीं कह सकता कि वो क्या मानते हैं क्या नहीं मानते हैं, लेकिन ये जनता का जो सामने पेश किया जाता है, नेता लोग जो बताते हैं वो सीधा सा बताते हैं कि पार्टी हमारी माँ है। उसी तरह यहाँ नजर आया कि सरपंच ने बताया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को कमजोर करना था। अब चाहे वो मुख्तियार के मंच पे जाके करना पड़ता या किसी तीसरे आदमी के साथ मंच साझा करना पड़ता, कुछ भी करना पड़ता, मुझे अपनी पार्टी को यहाँ से निकालना था। मेरा मकसद किसी को और को जिताना नहीं था, सिर्फ मुझे अपनी पार्टी को यहाँ कैसे विजयी बनाया जा सकता है उस तरह की प्लानिंग हमने की। और ये बातें तब हुई जब मुख्तियार को आगे लाया गया। एक चीज और मैं आपको कहूंगा, बिल्कुल, ये 18 सरपंच जो बागी हुए थे, वो जो टिकट के कटवाने के लिए भी वहां मुख्तियार जी के साथ गए थे, टिकट मुख्तियार को मिल जाए, तो ये 18 जो सरपंच थे को सब ने मिल बैठ के ये मशवरा किया था कि हमने देखो, एक तो इस बात को इस तरह समझे, हमने कोई बहुत बुरा नहीं किया, हमने अपनी कौम को बचाया है। हमने जो लोग यहाँ थानों में पिट रहे थे, लूट रहे थे, झूठे मुकदमे लग रहे थे, उन लोगों को हमने बचाया है। हमारा काम है आम जन में किसी तरह से लोगों को किस तरह फायदा मिले। हमें जाहिदा का कार्यकाल जो चल रहा था उससे आम जन लूट रहा था, पहला हक हमारा बनता है कि हम इस गांव के सरपंच या इलाके के जो भी हमारी वो है कि लोगों को किस तरह से लूट से बचाया जाए। और वो इंसानियत समझते हुए हमने वो काम किया है कि हमने भ्रष्टाचार के शासन का अंत किया है, और ना कि किसी के लिए। बस पहला मकसद हमारा है, और ये लिखा भी पड़ा है, सुनो, ये लिखा पड़ा है कि बुरे लोगों के खिलाफ अगर आप युद्ध में नहीं खड़े होते तो आप नपुंसक हो, आप इस जीवन में आए हो तो बिल्कुल नकारा हो। अगर आप दुनिया में आए हो तो कहीं ना कहीं बुराई के खिलाफ दो आवाज उठाओ, वो हमने उठाई। सरपंच साहब, ऐसे भी तो हो सकता था कि मुख्तियार को भी पूरी तरह से मजबूत किया जाता, क्या ऐसा नहीं लग रहा था कि मुख्तियार मजबूत हो सकते हैं? जनता के बीच जिस तरह का उनकी हवाएं चली, जिस देखो हमने खूब मजबूत, देखो हमने, फिर बता रहा हूँ मैं आपको, खूब मजबूत किया था, और खूब उसको मजबूत किया था। मैंने बताया ना आपको, एक पंथ दो काज। तो हमने कहा भाई मुख्तियार भाई को, अब जैसे लोग कह रहे थे कि भाई साहब इस कौम की हार हो रही है, तो हमने लोगों से कहा था अगर हार होती है आपको नजर आती है, आप कौम के हमदर्द हो, तो मुख्तियार भाई के साथ साथ आ जाओ ना। क्या कौम जाहिदा के पास जाके बसती है, मुख्तियार के पास क्यों नहीं बसती? तो सारे लोग मुख्तियार के पास आ जाते तो आज रिजल्ट ये शायद नहीं होता। और पहले आदमी अपनी बरादरी का कौम का होता है, बाद में पार्टी होती है। पहले होता है कौम का, बाद में होती है पार्टियां। पार्टियां तो एमएलए भी चेंज करते हैं, हम तो एक नाचीज से छोटे से कार्यकर्ता हैं। एमएलए का पता, कल यहाँ पर हम टिकट मांगने जोड़ रहे थे बीजेपी का, उसके लिए आमीन पठान के लिए। जब उसको टिकट नहीं मिला तो उसने बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, और वो फोन करके हमसे कह रहा था कि साहब प्लीज पार्टी को काम करें। मैंने साहब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हो? फला के लिए कर रहे हैं। अरे साहब कांग्रेस के लिए करो। मैंने कांग्रेस के लिए नहीं करेंगे। तो जब बड़े लोग बदल सकते हैं तो हम तो छोटे लोग हैं। तो हमारा मकसद तो केवल हमने खूब मजबूत किया था उसको। लेकिन जब अब ये तो अल्लाह जानता है साहब, वो सब मैं इतना भी मानता हूँ उसके साथ बहुत दुआएं रही हैं। भाग्यशाली लड़का है और काबिल तारीफ उसका मैं चुनाव मानता हूँ। मैं फर्स्ट में ऐसा चुनाव देखा है जो लड़के ने इतने लोगों को उठाया। मैं इस मंच के माध्यम से उसको भी, मुख्तार भाई, सलाम करता हूँ आपको, आपकी किस्मत को जो आपने अब की बार जागृत किया लोगों को। वो मंच पे कहता भी है कि मैं कामयाब जीतूं या हारूं, मैं कामयाब इसलिए हो गया कि मैंने लोगों को क्रांति के संघर्ष के लिए उत्तेजित किया है और मैंने लोगों को जगाया है। उसने जगाया भी है, और वो तो कामयाब इसमें भी है कि मैंने लोगों को इंकलाब
की लहर में इंकलाब खड़ा कर दिया, लोगों को बता दिया कि भ्रष्टाचार खिलाफ काम करना है और निर्भीक होकर लोगों ने काम किया, वो तो फिर भी लड़का कामयाब है। मैं बता रहा हूँ, अगर अब की बार नहीं तो आने वाला समय में कोई मुख्तार, चाहे वो रिजल्ट कैसा भी हो, मैं आपसे एक लेकिन short time- मुख्तार एक- फिर भी जी। कहीं न कहीं समाज में उसने इज्जत ली है और मेवात का एक मम्मन खान जैसा चेहरा, वाजिब अली जैसा चेहरा वो उभर के आया। मैं शॉर्ट टाइम में एक और बात आपसे जानना चाहूंगा, क्या मुख्तार की सोच ये थी कि यहाँ के मौजूदा विधायक को हराया जाए, चाहे अन्यथा मैं जीतूं या फिर कोई आदमी यहाँ से जीत जाए? जी नहीं, मुख्तार का तो केवल यही था कि भाई मैं अपने समाज की सेवा करूं, कामा विधानसभा की सेवा करूं चलिए, और मैं यहाँ से चुनाव जीतूं। उसका किसी को इंटेंशन ये नहीं था कि मुझे इसको हराना, इसको जिताना, बिल्कुल झूठ है। वो बिल्कुल अपना चुनाव लेके चढ़ा था। बाकी रब की मर्जी है, कितने लोग जुड़ पाए, कितने। आज जहां तक पैसे का बात है, और अगर वो लड़का इस चुनाव में हारता तो मैं वो बता दूं आपको, जाहिदा को हर लाइन का पता है, कहाँ पैसे जाते हैं, कौन सी कॉलोनियों में पैसे बटते हैं, कौन लोग पैसा लेते हैं। तो मुख्तार भाई को थोड़ी ना ये पता कौन कहाँ पैसा लेता है। तो इन 2 रातों में जो पैसा बटा है, मेरे गांव में बहुत बड़ी पंचायत है, तो उसका पैसा लोगों में आया नहीं, सरपंच साहब और जाहिदा जी का पैसा आया है, और इसने दो दिन के अंदर इसने 8-10% रिवर्स भी किया अपने चुनाव। चलिए वैसे काफी लंबा एक बातचीत हो गई है, लेकिन मैं और भी बहुत कुछ जानना चाह रहा था, लेकिन मैं आपसे बता दूं कि बहुत लंबा है और आप मेरे साथ लगातार बने रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जरूर बहुत सारी चीजें जो अभी रह गई हैं, चाहे जैसे कि पैसा क्यों बांटा जाता है, पैसा किस लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि आमजन उनके साथ जुड़ा, एक गरीब से लेकर अमीर तक उनके साथ जुड़ा, एक आदमी, छोटा बच्चा जो मुख्तार का नाम लेता हुआ नजर आ रहा था, एक नौजवान और एक बुजुर्ग तक उनके साथ जुड़ा था। क्या लोग फिर भी उसके बाद पैसा उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या फिर वो लोग नहीं चाहते कि क्षेत्र में विकास हो, कोई नौजवान सामने आए? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लगातार आप मेरे साथ बने रहें। कैमरा पर्सन के साथ, कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मेरे सहपाठी हैं, उनके साथ आपका अजय कोहली है। धन्यवाद।